करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल यात्री कैफ़े पे। और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त तरुण, और लेकर आया हूँ कुछ नया आपके लिए। आज हम बात करेंगे थाईलैंड के ऑन अराइवल वीज़ा प्रोसेस के बारे में। 1 जुलाई से थाई गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन के अंदर जो वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस था उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो 2 बड़े अपडेट निकल कर आए हैं जो जो ट्रैवलिंग करने वाले आने वाले दिनों में या जिन्होंने आगे ट्रिप प्लान करने का सोच रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि थाई गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से 2 नए नॉर्म्स जो पहले थोड़े परेशानी भरे थे ट्रैवलर्स के लिए, इंडिया से जो लोग ट्रैवल करने जा रहे थे थाईलैंड को, उन लोगों के लिए। एक तो थाई पास और सेकंड था हेल्थ इंश्योरेंस, जो ट्रैवल इंश्योरेंस डिलीट किए थे तो नेसेसरी थे। तो 1 जुलाई से थाई गवर्नमेंट ने थाई पास और ट्रैवल इंश्योरेंस की जो कंडीशन थी वीज़ा ऑन अराइवल के लिए उसे अब हटा दी गई है। तो पहले जो लोग जा रहे थे इस दोनों कंडीशन को हटने से, तो जब वो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए काउंटर पे जा रहे थे, जब इंडिया से जाते थे तो उन्हें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी। नंबर 1 थाई पास, नंबर 2 ट्रैवल इंश्योरेंस, नंबर 2 वैक्सीनेटेड होने चाहिए दोनों डोज। और फुल वैक्सीनेटेड का मीन ये है कि आपकी जो वैक्सीनेशन में जो सेकेंड डोज है उस डोज और आपकी डेट ऑफ ट्रैवलिंग, जिस डेट को आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई करेंगे थाईलैंड एयरपोर्ट के ऊपर, उसके बीच में 14 डेज़ का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 40 डेज़ का डिफरेंस नहीं है तो वो आपका फुल वैक्सीनेटेड आप काउंट नहीं करेंगे, माने जाएंगे, और आपका RT-PCR टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा। और आपकी फ़्लाइट्स की टिकट्स कंफर्म होनी चाहिए, रिटर्न फ़्लाइट की टिकट कंफर्म होनी चाहिए, होटल में बुकिंग्स होनी चाहिए, और पासपोर्ट साइज 4x6 सेंटीमीटर की आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। और कुछ कंडीशन ऐसी है जो डिपेंड करेगी, मतलब हर किसी ट्रैवलर से वीज़ा ऑन अराइवल के टाइम नहीं मांगेगी, पर कुछ टाइम पे ऐसा देखा गया कई जगह की ट्रैवलर से 10,000 थाई बात का कैश मांगा गया कि आपके पास में है तो आप हमें दिखाइए। 10,000 का थाई बात कैश कुछ केसेस में ये है कि आपसे आपका अकाउंट स्टेटमेंट मांग लेते हैं पाएंगे। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए थाई ऑफिशियल्स घर पे ही मांग रहे थे। अब वीज़ा ऑन अराइवल में जब आप जाएंगे तो आपको 2 काउंटर मिलेंगे, एक नॉर्मल काउंटर होता है, एक फास्ट प्रोसेस का काउंटर होता है। तो नॉर्मल प्रोसेस वाला काउंटर है, उस पर आपको 2,000 थाई बात आपकी वीज़ा ऑन अराइवल की जो फीस है वो फीस आपको पे करनी है। जो फास्ट प्रोसेस का काउंटर है, फास्ट लेन बोलते हैं जिसको, उस लेन के अंदर आपको भीड़ कम मिलेगी। नॉर्मल वाले में जिस पे आपको 2,000 बात पे करने, उसमें आपको 2,000 बात नॉर्मल लाइन के लिए तो वीज़ा का प्रोसेस पे करना ही है। जो फास्ट लेन का जो है प्रोसेस, उस प्रोसेस के लिए जो आपका टाइम को बचाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, नॉर्मल लाइन में भीड़ ज़्यादा रहती है नॉर्मली, तो उसमें आपको 200 बात एक्स्ट्रा पे करना है। तो अब आपका जो फास्ट लेन के काउंटर पे आपको 2,000 बात तो देना है, नॉर्मल वीज़ा की फीस है, और 200 बात आपको देनी है उस प्रोसेस को फास्ट करने की। तो 2,200 थाई बात आपको देना है। इन दोनों लेन के बीच में एक डिफरेंस देखा गया, मेरे साथ तो नहीं हुआ, टाइम चीज़ें डिफरेंट थी। उस टाइम फास्ट लेन का प्रोसेस सिर्फ 100 रुपीज़ हुआ करता था, 100 थाई बात होता था। और ये 2,000 बात जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो 2,000 बीच में फीस एग्जम्पशन थी। जो इंडिया से जो भी टूरिस्ट जा रहे थे उनका वीज़ा ऑन अराइवल था और कोई फीस नहीं थी। तो आप नॉर्मल लाइन के अंदर आपको कुछ भी पे नहीं करना था। नॉर्मल एक उनका इमिग्रेशन का फॉर्म था, वो आपको फिलअप करना था। आपका पासपोर्ट की कॉपी, रिटर्न फ्लाइट्स, होटल बुकिंग्स वगैरह ये उस टाइम भी मांगा करते थे। कोविड दैट टाइम था नहीं, तो ये कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट वगैरह जो ये चीज़ें थी वो उस टाइम नहीं थी। तो उस टाइम मैं गया, मैं फास्ट लेन में सिर्फ मेरे से 100 बात लिए, मेरा फॉर्म मांगा, मुझसे रिटर्न फ्लाइट की टिकट्स मांगी, होटल बुकिंग जो मेरे पास थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम का ट्रैवलर था तो मैंने मेरे सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स को फॉलो कर रखा था, तो वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया था, तो मुझे वीज़ा ऑन अराइवल में कोई प्रॉब्लम आई नहीं। तो अब ये चीज़ें चेंज हो गई हैं वहाँ पे। इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा, अगर आप जा रहे हैं तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखिए कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये 2,200 रुपये अभी वीज़ा के लिए आपके लगेंगे। अब वीज़ा भी थाईलैंड अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आपके पास दो टाइप के वीज़ा होते हैं, एक होता है स्टिकर वीज़ा, एक होता है वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल का तो मैं आपको पूरा डिटेल दे चुका हूँ, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए कि कौन सा काउंटर होता है, दोनों काउंटर के बीच में क्या डिफरेंसेज हैं, फीस के क्या डिफरेंसेज है। सेकंड वीज़ा आता है स्टिकर वीज़ा बोलते हैं उसको। स्टिकर वीज़ा देखा गया है कि कॉस्ट इफेक्टिव है अपने अकॉर्डिंग, इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया की लगभग 2,500 रुपये की उसकी फ़ीस है। अगर स्टिकर वीज़ा की वैलिडिटी भी ज़्यादा है, स्टिकर वीज़ा की वैलिडिटी मिनिमम 15 डेज़ है। 15 डेज़ है, उसमें 3 महीने और 6 महीने 2 है। 30 डेज़ और 60 डेज़ 2 होते हैं। 2 टाइप के वीज़ा आपको मिलते हैं। दोनों की फ़ीस भी लगभग सेम है, एक की 2,500 रुपये, एक की 3,500 रुपये। लेकिन वो प्रोसेस के लिए ये है कि आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा चाहिएगा, लाइक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट विद
आपकी फ़्लाइट टिकट, रिटर्न फ़्लाइट्स की टिकट, होटल की बुकिंग, आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, काफ़ी चीज़ें। उसके लिए ये है कि सपोज़ कीजिए कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। अब मुझे थाई एम्बेसी जाना पड़ेगा इमिग्रेशन वीज़ा, स्टिकर वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो अब मैं ये मेरे घर से दिल्ली जाऊंगा, मेरा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होगा। नॉर्मली ये देखा गया है उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा होता है। तो आप दोनों वीज़ा ऑन अराइवल और स्टिकर वीज़ा के बीच में लिटिल बिट डिफरेंस है कि जिसको घूमने के लिए जाना उसके लिए 15 डेज मोर देन इनफ है। अगर आपको लंबा ट्रैवलिंग करना है तो एक सेकेंडरी थॉट है कि आप स्टिकर वीज़ा की तरफ जाइए। अगर फीस वाइज देखा जाए तो दोनों का एक्सपेंस नियर अबाउट बराबर है, क्योंकि जो डिफरेंस आप वीज़ा ऑन अराइवल के फीस में जो डिफरेंस आएगा वो फीस आपको अपने घर से, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या चेन्नई से करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि आपके वो पैसे नहीं लगेंगे। बट जो नॉर्मल ट्रैवलर है, जो थाई एम्बेसी जिस कंट्री सिटी के अंदर है वहाँ नहीं रहता है, उसके लिए तो वो वहाँ तक जाना, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस, वहाँ होटल वगैरह जो भी फूड वगैरह जो एक्सपेंसेस नॉर्मल एक ट्रैवलर के होते हैं वो एक्सपेंसेस जब वो बोरो करेगा तो नियर अबाउट दोनों का कॉस्ट सेम है। तो फिर उस प्रोसेस में जाने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको अलग से टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। तो सीधा वीज़ा ऑन अराइवल पे जाइए और अपना वीज़ा लीजिए। धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है। थाईलैंड में भी अब भीड़ बढ़ रही है, जो ट्रैवलर्स अवॉइड कर रहे थे वो लोग अब जा रहे हैं, वहाँ चीज़ें ओपन भी हो रही हैं। अभी फीफी आइसलैंड को भी ओपन कर दिया गया है। नॉर्मली पीछे 2 साल से उसे बंद कर रखा था। हाँ, बस ये है कि वहाँ पे नाइट के अंदर 8 बजे के बाद एंट्री नहीं है। 8 बजे के बाद पहले वहाँ पे नाइट स्टे भी होता था रिसोर्ट्स वगैरह में। तो हाँ, ये चीज़ें कुछ चेंज हुई है, बट काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो रही है। तो आई कैन से कि अगर आप थाईलैंड जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ, लिटिल बिट फ्लाइट्स थोड़ी सी महंगी है। आज 2 साल पहले की कोविड से आप एक कंपेयर करेंगे तो फ्लाइट्स थोड़ी सी महंगी होगी। जो फ्लाइट्स 16 से 17 हज़ार रुपये में आती थी वो आज मिनिमम 24-25, जैसे मेरी फ़्लाइट्स है, एयर एशिया के अंदर मेरी फ़्लाइट है, और मेरी फ़्लाइट्स के फी दोनों रिटर्न फ़्लाइट्स का मिला के मेरे को 22,000 का पे करना पड़ा। तो पहले मेरी लास्ट ट्रिप पे मैंने 16,000 किया। तो कुछ चीज़ों में एक्सपेंसेस बढ़े हैं। ये वीज़ा फ़ीस में, वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस में दैट टाइम 2000 में, ये जो मैं 2000 में गया था 2020 में जब मैं गया था तो वो ऐसा फ़ीस नहीं होता था। बट है कुछ कॉस्ट, तो आप मान लीजिए कि थाईलैंड अगर आप पहले गए हैं, फर्स्ट टाइम के ट्रैवलर है तो डजेंट मैटर, तो आपके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो कोई इशू नहीं है। जो रेगुलर ट्रैवलर है मेरे जैसे जो जाते रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा नियर अबाउट मैं मानता हूँ कि 10 to 15,000 का एक्सपेंसेस बढ़ गया। तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी परेशानी भरी होगी। बाकी सब चीज़ें अब थाईलैंड में ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई है, क्योंकि मेरे कुछ यूट्यूबर फ्रेंड्स अभी जाके आए हैं तो वहाँ चीज़ें बहुत बढ़ गई है। जो सैटरडे नाइट थी, संडे नाइट थी, वॉकिंग स्ट्रीट का जो इन्वायरमेंट था वो तो काफ़ी हद तक पहले जैसा हो गया है। तो चलते हैं। मैं नेक्स्ट ट्रिप 20 तारीख से मेरी ट्रिप स्टार्ट हो रही है थाईलैंड की। मैं 8 दिन वहाँ पे रहूँगा। 8 दिन में मैं 5 दिन मेरा पतिया में स्टे करूँगा, 3 दिन मेरा कराबी का टूर है। तो पतिया में 5 दिन के अंदर मैं वहाँ की होस्ट डेस्टिनेशन, ट्रैवलिंग की जो डेस्टिनेशन है मोस्टली कवर करने की कोशिश करूँगा, और वहाँ की क्या एंट्री फ़ीस है, वहाँ की क्या डेस्टिनेशन है, क्या टाइमिंग है, वहाँ की क्या की पॉइंट्स हैं, मैं सब आपको बताने की कोशिश करूँगा। टुक लोकल ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन में टुक एक अच्छा ऑप्शन है। टुक है, बाइक टैक्सी है वो। और कोरल आइसलैंड का मैं टूर करूँगा। कोरल आइसलैंड में आप पैकेज लेके जाएँ या कोरल आइसलैंड में प्राइवेट बेसिस पे जाएँ। कोरल आइसलैंड के लिए स्पीड बोट, फेरी के थ्रू, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ कंपेयर करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो आपको आने वाली आपकी ट्रिप्स में हेल्प करेंगी। और कराबी में बाई फ़्लाइट जाऊँगा और वहाँ मैं आइसलैंड पे रुकूँगा, तो वो भी चीज़ें मैं आपको सब बताता रहूँगा। जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कलेक्ट कर पाऊँगा। वहाँ इंडियन फूड कैसा है, वहाँ रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उन्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि थाईलैंड तो यार नॉन वेज ज़्यादा है। और मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए भी मैंने ये देखा लास्ट टाइम, मेरे मन में भी ये था कि यार वहाँ वेजिटेरियन फूड की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, उतना वेजिटेरियन फूड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली में फर्स्ट टाइम गया तो मैंने देखा वहाँ, मैं मानता हूँ कि इंडियन रेस्टोरेंट की भरमार है। आप वॉकिंग स्ट्रीट या बीच रोड पे जब जाएंगे तो आपको साउथ पटाया में नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ अपन फूड भी एक्सप्लोर करेंगे। वेजिटेरियन फूड कैसा है, सी फूड जहाँ तक मैं एक्सप्लोर कर पाऊँगा मेरे अकॉर्डिंग, मैं सी फूड को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। बट ज़्यादा मैं अपन वेजिटेरियन को ही प्रीफेर करूँगा, क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ। और वहाँ का फूड का एक्सपेंसेस कितना है, होटल्स कैसे हैं, जिस होटल में मैं रुकूंगा उस होटल के बारे में आपको बताऊंगा कि आप उसे चूज़ कर सकते हैं, उसके मेरे क्या एक्सपेंसेस आ रहे हैं। और जो भी चीज़ें होगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए इस 8 दिन की ट्रिप पे थाईलैंड और कराबी के डेस्टिनेशन, वहाँ की नाइट लाइफ, वॉकिंग स्ट्रीट में क्या क्या चीज़ें बदली है पहले से, अभी वॉकिंग स्ट्रीट का एनवायरनमेंट कैसा है, बीच का नाइट का एनवायरनमेंट क्या है, फ्रीलांसर गर्ल्स, नशा क्लब, जितने भी वहाँ नाइट क्लब्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जिस एक ट्रैवलर के लिए आपको शॉपिंग के लिए कहाँ जा सकते हैं,
मॉल्स वगैरह जो भी वहाँ के जू, टाइगर जू वगैरह जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर पाऊँगा वो आपको उस इस 8 डेज़ की ट्रिप पे मैं मैक्सिमम एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आशा करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको मेरी पसंद आई होगी, और अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लाने के लिए।